जय हिंद दोस्तों। तो मेजर इंस्ट्रूमेंट में हम आज पढ़ेंगे वाट मीटर। तो वाट मीटर के द्वारा हम क्या करते हैं और वाट मीटर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और कौन से इससे संबंधित एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं, इन सभी चीज़ों की हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो वाट मीटर की आज हम शुरुआत करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो रहेगा तो वाट मीटर रहेगा। वाट मीटर, वाट मीटर। तो वाट मीटर होता क्या है? तो वाट मीटर के द्वारा विद्युत शक्ति को, विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। तो वाट मीटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। यहाँ पास जो वाट मीटर होता है, तो जो ऊर्जा की वास्तविक शक्ति होती है, तो वास्तविक शक्ति को मापता है। वाट मीटर ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को मापता है। जैसे वास्तविक शक्ति का मतलब हुआ, यहाँ पास हम देखते हैं जब एसी फंडामेंटल में, तो ये होता है हमारा वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति होती है और ये होती है आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, और ये होती है प्रतिघाती शक्ति। तो प्रतिघाती शक्ति होती है। तो इस वास्तविक शक्ति को मेजर करता है ये वाट मीटर। अब जो वाट मीटर होता है, तो यह कौन सी वैल्यू को मापता है? तो एक आप देखे होंगे कि एवरेज वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू देखे होंगे, ये हो गई पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू हो गई। तो इसमें से कौन सी वैल्यू को मापेगा? तो जो वाट मीटर होता है, तो एवरेज वैल्यू, औसत मान को मापता है। वाट मीटर किसको मापता है? औसत मान को मापता है। तो यह 3 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ कि वाट मीटर जो होता है तो शक्ति को मापता है, पावर को मापता है, ऊर्जा को मापता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पास जो वाट मीटर होता है तो कौन सी पावर को मापता है? वास्तविक पावर को, वास्तविक शक्ति को मापता है। तीसरी चीज़, यह कौन से मान को मापता है? तो औसत मान को मापता है, एवरेज वैल्यू को मापता है। ये इम्पोर्टेंट हुआ। अब देखेंगे कि जो वाट मीटर होता है तो यह कैसे बनाया जाता है। इसके डायग्राम से समझेंगे कि वाट मीटर हम कैसे बनाते हैं। तो वाट मीटर बनाने के लिए इसमें हम देखे होंगे अभी तक, तो एक वोल्ट मीटर और अमीटर हम बनाए इससे पहले की क्लास में। तो उन दोनों को कंबाइन करके हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो वाट मीटर हम बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर हम बनाने के लिए क्या करते थे और अमीटर बनाने के लिए हम क्या करते थे। तो सबसे पहले हम लेते थे अमीटर बनाने के लिए, यहाँ पास हम एक कॉइल को लेते थे। इस प्रकार से हम एक कॉइल को लेते थे। दूसरी चीज़, यहाँ पास इस कॉइल में हम प्रेशर कॉइल को जोड़ते थे, जिसको हम दाब कुंडली बोलते थे। तो ये अमीटर की कॉइल हो गई जो एक श्रेणी क्रम में लगी हुई है। अब यहाँ पास से हम अमीटर की कॉइल के यहाँ परिपथ से हम लेंगे एक इस प्रकार से दाब कुंडली लेंगे, और इस दाब कुंडली यानी प्रेशर कॉइल को हम समांतर में जोड़ेंगे। तो ये दोनों हमारे जो मिल के कंबाइन हमको मिलेगा, तो ये वाट मीटर होगा। और यहाँ से हम लोड को पहुँचा देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। तो यहाँ से हम सप्लाई देते हैं। तो ये जो हमको संरचना दिख रही है, तो ये वाट मीटर की संरचना है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो करंट कॉइल होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, करंट। चूँकि ये धारा कुंडली है, अमीटर है, तो अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो ये करंट कॉइल हो गई, करंट को मेजर करेगा मतलब करंट कॉइल हो गई। तो इसको हम बोलेंगे करंट कॉइल। करंट कॉइल को क्या बोले हम, धारा कुंडली। तो इसको हम धारा कुंडली बोलेंगे। और ये जो होता है, तो ये होता है आपका प्रेशर कॉइल। तो प्रेशर कॉइल को क्या बोले हम, दाब कुंडली।
तो इसको हम दाब कुंडली बोलेंगे। दाब कुंडली बोले या फिर इसको वोल्टेज कॉइल भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज इसको सीधे ही मिल रही है, तो इसको दाब कुंडली या फिर प्रेशर कॉइल आप बोलेंगे इसको। अब ये जो कॉइल होती है ना, तो ये एक मोटे वायर से होगी और एक तो पतले वायर से होगी। तो यहाँ पास हम जो मोटे वायर से बनाएंगे तो करंट कॉइल को हम मोटे वायर से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से जो लोड हम लगाए हैं, तो जब लोड ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा पावर उसको देनी पड़ेगी, तो उससे ज़्यादा धारा इस कंडक्टर से प्रवाहित होगी। इसी कंडक्टर में हमारी जुड़ी हुई है करंट कॉइल। तो करंट कॉइल में जो धारा प्रवाहित होगी, यदि लोड को बढ़ाते हैं तो ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, तो वो सीधे ही करंट कॉइल के हम जोड़े हैं कहाँ? श्रेणी क्रम में। तो धारा इधर ही से पूरी प्रवाहित होगी, तो इसको हम धारा ज़्यादा प्रवाहित कराएंगे, तो फिर इसको मोटा हम वायर रखेंगे। तो यहाँ पास हम मोटा वायर रखते हैं किसको? करंट कॉइल का। तो करंट कॉइल का मोटा वायर हम यहाँ पास वायर जो होता है, तार जो होता है, वो कैसा होता है? मोटा होता है। अब आपको भली भांति पता होना चाहिए कि मोटे वायर का जो प्रतिरोध होता है वह निम्न होता है। मोटे वायर का जो प्रतिरोध होता है वह निम्न होता है। तो यहाँ पास निम्न प्रतिरोध होगा, निम्न प्रतिरोध होगा। यदि आप बताएं कि कोई इस मार्कर के ऊपर आपको इतना ऊपर तक आपको कुंडली लगाना है, टर्न लगाना है, तो आप मोटे वायर का ज़्यादा लगा पाएंगे टर्न या पतले वायर का? तो आप मोटे वायर का जो टर्न है वो कम लगा पाएंगे, क्योंकि मोटा वायर ज़्यादा स्थान घेरेगा। पतला वायर बहुत ज़्यादा टर्न की आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पास जब मोटा वायर हमने लगा दिया तो इसकी जो टर्न होगी तो वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि मोटा रहेगा तो टर्न कम, टर्न न लगाने पर भी उसका स्थान पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पास हम जो तार मोटा लगाते हैं तो उसका निम्न प्रतिरोध हुआ, और टर्न जो लगाते हैं, टर्न को बोलेंगे बर्तन। तो टर्न जो लगाते हैं, तो टर्न जो लगाते हैं वो क्या होता है? कम होता है। तो टर्न कम होगा, तो यहाँ पास टर्न क्या होता है? कम होता है। तो यह इसकी विशेषता हो गई। ये देख रहे हैं आपकी सीधे ही श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम प्रेशर कॉइल दाब कुंडली के ऊपर। प्रेशर कॉइल अब दाब कुंडली के ऊपर आते हैं, इसको हम देखते हैं। तो दाब कुंडली प्रेशर कॉइल सीधे ही इसको प्रेशर झेलना पड़ता है। वोल्टेज जैसे ही आई धक्के से इसके पास पूरा आ गई, तो एकदम प्रेशर, तनाव, तो इसको जो है तो पूरा प्रेशर झेलना पड़ता है। इसलिए इसका रेजिस्टेंस हाई पावर का होना चाहिए। अरे आ जाओ भाई करंट, आ जाओ वोल्टेज, आ जाओ वोल्टेज, पूरा मैं सहने की क्षमता रखता हूँ, ऐसे करके इसको पूरा प्रेशर झेलता है। इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी हम क्या करेंगे? ज़्यादा रखेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रखने के लिए हम तार को क्या रखेंगे? साइज में मोटा रखेंगे या पतला? तो रेजिस्टेंस हमको ज़्यादा रखने के लिए तार का जो साइज होगा, तो तार का साइज कैसा होगा? पतला होगा। तो यहाँ पास पतला होगा, तार का साइज कैसा होता है? पतला होगा। अब जब तार पतला है, वायर पतला है, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे होगा? उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में आपको विशेषता भलीभांति पता होगी कि कोई यदि तार होए, ठीक है, तार है, तो उसका जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल यदि उसका हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो क्षेत्रफल उसका हम बढ़ाएंगे, मतलब तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब कोई हमारा इतना मोटा अभी हमारे पास तार है, अब इस तार का हम क्षेत्रफल बढ़ा के क्या कर दिए? हम इस तार का क्षेत्रफल बढ़ा के, यानी मोटाई बढ़ा के हम इतना मोटा कर दिए। तो इतना मोटा कर दिए तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। कैसे? यहाँ पास क्षेत्रफल जैसे ही हमने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? कम हो गया। क्षेत्रफल इतना था, अब इतना हमने बढ़ाया तो इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ? कम हो गया। तो क्षेत्रफल हमने यहाँ से इतना बढ़ा दिया, पहले इतना था, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ? कम हो गया। नीचे की ओर आ रहा, मतलब डाउन हो रहा है, यानी कम हो रहा। तो क्षेत्रफल बढ़ाने से हमारा क्या हुआ? रेजिस्टेंस कम हुआ। और क्षेत्रफल यदि घटाते हैं हम, ऐसे क्षेत्रफल को नीचे की ओर लाते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि यह एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। तो क्षेत्रफल इसका हम क्या करते? घटा दिए, मतलब इतना था पहले, अब इतने से हमने क्या किया? घटा के इतना पतला कर दिया। तो इसका क्षेत्रफल हमने घटाया तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? इसका बढ़ गया। तो क्षेत्रफल इतना था पहले, अब करके हमने घटा कितना कर दिया? पतला कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ? बढ़ गया। तो यहाँ पास हम जो तार लिए हैं उसका क्षेत्रफल कम है, अर्थात वह पतला वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा।
तो रेजिस्टेंस यहाँ पास क्या होगा, हाई होगा, मतलब उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध यहाँ पास इसका होता है। तो उच्च प्रतिरोध है, पतला तार है, तो हम बताए कि इतना मोटा हमको टर्न लगाना है, तो उसके लिए हम पतले वायर का हम ज़्यादा टर्न लगा सकते हैं। मोटा वायर था, ज़्यादा स्थान घेरता था, जैसे मोटा व्यक्ति हो गया तो वो कोई इतना साइज का दरवाज़ा है तो इतने साइज के दरवाज़ा से एक व्यक्ति ही जाएगा, लेकिन इतना साइज का दरवाज़ा है, पतले व्यक्ति हैं तो दो दो करके जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पास पतला वायर है तो उसके टर्न को हम ज़्यादा लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 2 से 4 लगा सकते हैं, लेकिन मोटा वायर होता तो एक ही लगा पाते। तो यहाँ पास हम पतले वायर को ज़्यादा टर्न लगाएंगे, तो यहाँ टर्न की जो संख्या होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो टर्न की संख्या यहाँ पास ज़्यादा होती है। और ये कैसे लगे होते हैं, सीधे ही समांतर में लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं। ये कैसा होगा, पैरेलल में लगा होगा। अब यहाँ पास देखते हैं जो करंट कॉइल का यहाँ पास प्रतिरोध है वह निम्न है, लेकिन आदर्श कंडीशन में, आइडल कंडीशन में, आदर्श स्थिति में इसके प्रतिरोध को पूछे तो वह होता है शून्य। क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका प्रतिरोध होता है शून्य। कब की कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ आदर्श स्थिति में प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध होगा इसका शून्य होगा। ये अमीटर की हम बात किए हैं। अब वोल्ट मीटर में आते हैं, तो वोल्ट मीटर में आदर्श की स्थिति में, आदर्श मतलब यह है शुद्ध यदि कॉइल होती तब की बात कर रहे हैं। आदर्श की स्थिति में इसका जो प्रतिरोध होगा, तो इसका जो प्रतिरोध होगा तो आदर्श स्थिति में कितना होगा, तो आदर्श स्थिति में जो इसका प्रतिरोध होता है तो वैसे फिजिकली तो उच्च होता है, लेकिन आइडल कंडीशन में होगा अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। तो आदर्श कंडीशन में इसका जो शुद्ध यदि प्रतिरोध होता, शुद्ध यहाँ पास कॉइल होती इंडक्टर होता, तो उसका आदर्श स्थिति में प्रतिरोध जो है तो कितना होता, अनंत होता। तो यहाँ पास अनंत होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हो गई हमारे वोल्ट मीटर, अमीटर कंबाइन करके हमने वाट मीटर की डिज़ाइनिंग किया। अब जो वाट मीटर होते हैं तो ये वाट मीटर हमारे यहाँ पास हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से पढ़ेंगे। तो वाट मीटर को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे, लेकिन आपके ITI में जो पढ़ाया जाता है वो 3 प्रकार से होता है, परंतु जो इंजीनियरिंग और डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है वो 2 प्रकार से। तो इसमें हम ITI के तरीके से चलें कि डिप्लोमा के इंजीनियरिंग से, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से हमको चलना है, जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। ना तो हमको डिप्लोमा और ना ही हमको इंजीनियरिंग, उसके हिसाब से चलना है। तो यहाँ पास हम वाट मीटर देखेंगे 3 प्रकार से, और यहाँ फिर वाट मीटर को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार से वो कौन कौन से वाट मीटर हमारे हुए उसको हम देखते हैं। तो वाट मीटर के प्रकार, वाट मीटर के यहाँ पास देखेंगे आप प्रकार, टाइप ऑफ वाट मीटर। तो वाट मीटर जो पहला है तो इंडक्शन टाइप, कौन सा है, इंडक्शन टाइप वाट मीटर। तो इंडक्शन टाइप का मतलब आप समझते हैं, प्रेरण प्रकार वाट मीटर। दूसरा कौन सा हो गया, डायनेमो मीटर टाइप, डायनेमो मीटर टाइप वाट मीटर। तो इसको हम डायनेमो ही लिखेंगे, डायनेमो मीटर यानी मापी, डायनेमोमीटर प्रकार वाट मीटर। और जो तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप
वाट मीटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप को स्थिर वैद्युतीय प्रकार वाट मीटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वाट मीटर, ये 3 प्रकार से वाट मीटर को हम देखें। और स्टार्ट करते हैं अब हम इंडक्शन टाइप वाट मीटर को। इंडक्शन टाइप वाट मीटर को हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर। ओके, तो 3 प्रकार से होते हैं। अब एक एक को हम समझते हैं कि यह कैसे वर्क करते हैं ये वाट मीटर। छोटी सी चीज़ आपको बता दें कि यह कैसे सप्लाई में वर्क करते होंगे। तो इंडक्शन होता है आपको एसी सप्लाई में, तो एसी सप्लाई में हमारा इंडक्शन टाइप वाट मीटर वर्क करेगा। तो ये किस में वर्क करेगा? एसी सप्लाई में। जो डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर होता है ये एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है। एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वाट मीटर जो होता है तो ये भी हमारा एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है। तो एसी और डीसी ये दोनों में कार्य करेगा, एसी डीसी दोनों में कार्य करता है। अब देखते हैं हम इंडक्शन टाइप वाट मीटर, प्रेरण प्रकार का जो वाट मीटर होता है वह कैसे कार्य करता है। तो प्रेरण प्रकार के वाट मीटर में आते हैं। जो प्रेरण प्रकार का वाट मीटर होता है तो यह इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो इसमें हम एसी सप्लाई ही देंगे तभी इंडक्शन होगा। हम इसकी डिज़ाइन को समझते हैं कि यह इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसके संरचना को देखेंगे और उसे हम आसानी से समझेंगे। तो इसके हम संरचना को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले एक लोह के पीस को लिए, लोह के टुकड़े को लिए। तो ये हुआ हमारा लोह का टुकड़ा। तो हमने लोह का टुकड़ा इस प्रकार से लिया और यहाँ पास ऐसे इसको सेट कर दिया। ओके, अब इसमें हम लेते हैं एक मूविंग जो सिस्टम आपका होता है। तो मूविंग सिस्टम के लिए हम क्या लेंगे? यहाँ पास मूविंग सिस्टम के लिए एक सॉफ्ट टाइप का हम लेंगे जो कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पास हमने इसको ऐसे बना दिया। अब इसको घुमाने के लिए हम एक एल्युमिनियम की डिस्क को लेते हैं। जो एल्युमिनियम की डिस्क यहाँ पास होगी मूव करेगी। तो एल्युमिनियम की डिस्क हो गई। और यहाँ हम दूसरा एक लोह के पीस को लेते हैं। तो दूसरा जो हम लोह के पीस को लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये हुआ हमारा दूसरा लोह के पीस। लोह का पीस ही हम क्यों ले रहे हैं इसके विषय में मैं आगे बता चुका हूँ। अब इसको हम इस मूविंग सिस्टम को यहाँ पास करेंगे यूँ ही ऐसे और लगाएंगे यहाँ स्केल को। तो ये हुआ पैमाना और वाट मीटर ये हमारा दर्शाएगा 2, 4, 6, 8, 10 जितना भी वाट है वो पैमाना अपने तरीके से बनाते हैं। यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है इसके विषय में बताएंगे। जो वाट मीटर होता है तो हमने जो द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था शुरू में, आप यदि क्लास में देखे होंगे तो मैं बताया था द्वितीयक जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में जो हमारे प्रकार बताया था तो उसमें प्रकार एक बताया था आपका रिकॉर्डिंग टाइप। यहाँ पास लिखता हूँ मैं। पहला तो संकेतक या सूचना मापी टाइप। तो पहला मैंने बताया था संकेतक। संकेतक आपको थोड़ा पिछला याद दिला रहा हूँ ताकि इसमें जो यूज किया हूँ वाट मीटर में जो यूज करते हैं उसका कौन सा यूज करते हैं ये याद दिला रहा हूँ। संकेतक या सूचना
मापी, इसी को बोलेंगे इंडिकेटिंग टाइप, ठीक है। और जो दूसरा हमने पढ़ा था तो रिकॉर्डिंग को हमने क्या बोला था, अभिलेखन प्रकार। और जो तीसरा हमने पढ़ा था संकेतक हो गया, अभिलेखन हो गया, और जो तीसरा होगा अभिलेखन को रिकॉर्डिंग बोलेंगे, और ये होगा समाकलन, एकीकृतन, या इसी को लिखे थे समाकलन या इंटेग्रेटिंग लिखे थे, तो इसी को समाकलन प्रकार, तो एकीकृतन प्रकार। तो इसमें से जो हम यूज करते हैं वाटमीटर के लिए तो वो कौन सा होता है, इसमें इसका मतलब हुआ संकेतक, जो उसका पॉइंटर होगा संकेतक होगा, या फिर अभिलेखन होगा रिकॉर्डिंग टाइप होगा, या फिर एकीकृतन मतलब एक समाकलन जोड़कर ऐड करके, जैसे अभी हम एनर्जी मीटर को बनाएंगे तो वो एकीकृतन टाइप होगा, समाकलन टाइप होगा। तो यहाँ पास जो हमने संकेतक सूचना मापी टाइप का जो हम इंस्ट्रूमेंट वाटमीटर में यूज कर रहे हैं संकेतक, वो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पास पॉइंटर जो हम यूज कर रहे हैं मापने के लिए, पाठ्यांक यूज कर रहे हैं, वो कैसा यूज कर रहे हैं हम, सूचना मापी या संकेतक टाइप। तो ये जो हमारा पॉइंटर है, सुई है, यही दर्शाता है कि सूचना देता है, संकेत देता है कि हमारा किस प्रकार से पाठ्यांक को शो कर रहा है, रीडिंग को शो कर रहा है। तो यही चीज़ हमको बताना था, इसलिए इसको हम आपको याद दिलाए। तो यहाँ हमने ये पॉइंटर लिया। अब इसमें हम लोह के पीस में क्या करेंगे, वाटमीटर बनाने के लिए 2 कॉइल लगाते हैं, एक करंट कॉइल और दूसरी प्रेशर कॉइल। तो करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल को यहाँ पास हम लगाएंगे। तो करंट कॉइल कैसी होती है, श्रेणी क्रम में लगी होती है। तो करंट कॉइल जो श्रेणी क्रम में लगी होती है तो उसको हम कुछ इस प्रकार से एक श्रेणी क्रम में हम लगा देते हैं। ये लो भाई, करंट कॉइल हो गई जो हमारी श्रेणी क्रम में लग गई। अब प्रेशर कॉइल है तो प्रेशर कॉइल को भी हम लगाते हैं समांतर क्रम में। प्रेशर कॉइल को हम समांतर क्रम में लगाने के लिए क्या करेंगे, उसको लगाने के लिए हम करेंगे यूँ कि यहाँ पास से लाएंगे कॉइल को और सीधे ही कुछ इस प्रकार से यहाँ जोड़ देंगे। तो ये हो गई हमारे प्रेशर कॉइल। ओके, तो यहाँ से हम देंगे अब इसको सप्लाई, यहाँ से इसको हम देंगे सप्लाई। तो यह इसका सप्लाई देने वाला क्या है, सप्लाई देने वाला भाग है। और इस कॉइल को हम सीधे ही ले जाएंगे, एक इधर आउटपुट में ले जाएंगे, चूँकि ये प्रेशर कॉइल है तो इसको हम यहीं से ले जाते हैं सीधे। तो ये हो गया हमारा लोड। यहाँ पास क्या लगेगा, लोड लगेगा। यहाँ हम लोड को लगा देंगे। यहाँ पास हमको ऊपर से ले जाना था, परंतु आप समझ रहे होंगे कि हम यहाँ नीचे से ले गए हैं। पॉइंटर यहाँ पास मेरा कट गया है। तो ये हमारी लोड सप्लाई देने के लिए है और ये लोड देने के लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, सप्लाई देने के लिए इसमें हम ये हम 2 कॉइल का यूज कर लिए। इसमें हमारा रह क्या गया कि डैम्पिंग के लिए हम इसमें बना लेते हैं ईडी, ये हो गया हमारा डैम्पिंग के लिए। इसमें हम कंट्रोलिंग के लिए भी बना लेते हैं कंट्रोल स्प्रिंग को। तो ये कंट्रोल स्प्रिंग हो गया। इसको हम लिखें, चलिए लिख देते हैं। ये हो गया हमारा ईडी करेंट डैम्पिंग। तो भंवर धारा अवमंदन हो गया, ये भंवर धारा अवमंदन हो गया। तो ये क्या करेगी, डैम्पिंग उत्पन्न करेगी। अब यहाँ पास ये हो गया कंट्रोल स्प्रिंग। कंट्रोल स्प्रिंग तो नियंत्रण कमानी हो गई, ये जो क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। और ये हो गई हमारी, इसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी लिख देता हूँ, करंट कॉइल। करंट कॉइल है जो श्रेणी क्रम में जुड़ी है, और ये है हमारी प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल तो दाब कुंडली हो गई, ये धारा कुंडली। ये हमारा पूरा इसका हो गया संरचना।
अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम अब इसको कैसे वर्क करता है उसको समझते हैं। तो इसकी वर्किंग प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। एल्युमिनियम की डिस्क है, इसको भी लिख दें, एल्युमिनियम डिस्क है, और यहाँ पास एल्युमिनियम डिस्क हो गई, ठीक है। अब ये कार्य कैसे करेगा, इसको हम सबसे पहले देंगे कार्य कराने के लिए सप्लाई देंगे। लोड को हमने जोड़ दिया जिसकी हमको पावर मेजर करनी है, यहाँ से हमने दिया इसको सप्लाई देंगे तो धारा प्रवाहित होगी। जो इस धारा प्रवाहित होगी तो एक लोड को जाएगी और एक धारा हमारे इधर आएगी। जो इधर हमारी धारा प्रवाहित होगी तो वो होगी हमारी धारा कौन सी, आई बराबर हमको मेजर करने के लिए यहाँ पता करना होता है वोल्टेज को और उसके सर्किट के प्रतिरोध को। तो यहाँ आई जो धारा प्रवाहित होगी वो कौन सी होगी, करंट की धारा होगी कि प्रेशर की धारा होगी। तो यहाँ पास जो आई की धारा हमारी प्रवाहित होगी तो प्रेशर कॉइल में हो रही तो प्रेशर की धारा होगी। तो यहाँ से हम धारा जब प्रवाहित करते हैं तो ये कुंडली है और लौह के ऊपर लगी हुई है, तो यहाँ क्या करेगी, यह धारा प्रवाहित होगी तो फ्लक्स उत्पन्न करेगी। तो यहाँ ये पूरा ये फ्लक्स उत्पन्न करेगी। ये लौह है तो लौह फ्लक्स के लिए क्या होता है, एक अच्छा चुंबकशीलता का कार्य करता है। तो यहाँ पास ये फ्लक्स पूरी आके बिखर जाएगी। तो यहाँ तक फ्लक्स जो आएगी तो ये फ्लक्स हमारी हो जाएगी इस प्रकार से। तो इस सिरे पे आ रही तो इसको हम φ1 नाम देंगे, और यही फ्लक्स हमारी इस सिरे पर आ रही तो इसको भी हम नाम φ1 देंगे। चूँकि हम जो इंडक्शन टाइप वाटमीटर आप याद करेंगे तो इससे पहले मैं उसी सिद्धांत पे इसको बनाया हूँ, कोई डिफरेंट नहीं है, बस इसको हम वाटमीटर को बना रहे हैं तो इसको समझना है। तो इसमें हम इंडक्शन टाइप में दो हमने फ्लक्स उत्पन्न किया था तो एक फ्लक्स हमने उत्पन्न कर लिया यहाँ पास। अब हम धारा को प्रवाहित किए तो प्रेशर कॉइल में पूरा धारा प्रवाहित हो गई। अब जो प्रेशर कॉइल में धारा प्रवाहित होती है वो डायरेक्ट ही धारा मिलती है, क्योंकि एक दूसरे के यह क्या जुड़े हैं, यहाँ से यहाँ पूरी कॉइल एक दूसरे के समांतर में जुड़ी है वोल्टेज के। तो ये पतले वायर की होगी, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो धारा प्रवाहित होगी तो इसमें फ्लक्स उत्पन्न हुआ, और जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ प्रेशर कॉइल में तो यह फ्लक्स उत्पन्न होने की जो दर है वह वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ जब धारा प्रवाहित हुई तो वोल्टेज जैसे हमने दिया तो प्रेशर कॉइल में जो चुंबक बना इसी की वजह से यहाँ फ्लक्स उत्पन्न हुआ। तो जो चुंबक बना तो उसको हम जो वोल्टेज देने से चुंबक बन गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, शंट मैग्नेट बोलेंगे। चूँकि वोल्टेज जो होता है तो उसको हम जो वोल्ट मीटर होता है तो उसको हम कैसे जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को यदि हम वोल्टेज समान दे रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में हमने बात किया था कि यहाँ पास हमने शंट प्रतिरोध को जोड़ा है, एक दूसरे के समांतर में है इसलिए उसको हम शंट बोले थे। यदि सीरीज में होता तो हम उसको क्या बोले थे मल्टीप्लायर बोले थे। तो सीधा सा शंट बोलने का मतलब ये है कि जो वोल्टेज है तो वो वोल्टेज सीधा ही मिल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, शंट मैग्नेट बोलेंगे। तो इसको हमने शंट मैग्नेट बोला प्रेशर कॉइल को। यहाँ पास मैं लिखता हूँ प्रेशर कॉइल क्या है, शंट मैग्नेट। तो प्रेशर कॉइल को सीधे ही वोल्टेज मिल रही, इसमें जो चुंबक बन रहा है उसको हम शंट मैग्नेट बोले। और इसमें जो चुंबक बनने की दर है वह वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इसमें जो φ1 बन रहा है वह वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगी। अब यहाँ ये धारा यहाँ से प्रवाहित हुई और धारा फिर वापस आएगी जब, तो यहाँ जो अमीटर है इसका तो इसमें भी धारा प्रवाहित हुई। तो अमीटर में जो धारा प्रवाहित होगी तो यह आई धारा प्रवाहित होगी, आई सी धारा प्रवाहित होगी। इसमें अब ये IC जो प्रवाहित होगी तो इसमें फ्लक्स उत्पन्न करेगी। तो फ्लक्स इस लौह में धारा प्रवाहित होगी तो फ्लक्स उत्पन्न करेगी इस लौह के कोर में। तो यहाँ जो फ्लक्स उत्पन्न होगी वह φ2 होगी, और वही दूसरा सिरा है तो इसमें भी फ्लक्स उत्पन्न होगी वह φ2 होगी। तो ये हमारी धारा प्रवाहित हुई तो इसके वजह से इसमें हुआ फ्लक्स उत्पन्न। तो ये जो करंट कॉइल है तो करंट कॉइल में जो फ्लक्स उत्पन्न होती है वह डिपेंड करती है कि करंट कितना प्रवाहित हो रही है। तो करंट जितना प्रवाहित होगी जस्ट उसके अनुक्रमानुपाती ही इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगी। तो सीधा सा कहें तो जो करंट कॉइल की फ्लक्स है
तो करंट कॉइल की जो φ2 की फ्लक्स है वो डिपेंड करेगी आपके I पर। तो I पर मतलब करंट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसको हम ये सीरीज में जुड़ी है करंट कॉइल और इसमें मैग्नेट भी बन रहा है, तो इसको हम कौन सा मैग्नेट बोलेंगे? सीरीज मैग्नेट बोलेंगे। इसको हम सीरीज मैग्नेट बोलेंगे और इसको हमने शंट मैग्नेट बोला था, यहाँ पास प्रेशर में जुड़ी थी। तो ये होता है हमारा सीरीज मैग्नेट। ये हुआ सीरीज मैग्नेट। तो इसमें सीरीज मैग्नेट को हमने देखा। अब इसमें जो होता है तो इसकी जो वोल्टेज से हमारी चुंबकीय फ्लक्स होती है उसको हमको कराना होता है क्या? लैग। तो ये जो करंट कॉइल है, करंट कॉइल की जो यहाँ पास फ्लक्स होगी, इस एक वोल्टेज की फ्लक्स हो गई, एक करंट की फ्लक्स हो गई। इन दोनों फ्लक्स को हमको कराना होता है एक ही रेखा में चले। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कैसा कि यह एक दूसरे से 90 डिग्री लैग करे। तो उसके लिए हमको करना यूँ होता है कि ये जो फ्लक्स है इसको हमको लैग कराना होगा। तो इस फ्लक्स को हमको लैग कराने के लिए यहाँ एक हमको अलग से इंडक्टर जोड़ना पड़ेगा। चूँकि इंडक्टर जोड़ेंगे तो वो क्या करेगा? वह लैग कराता है। इंडक्टिव सर्किट कैसे कराता है? क्या कराता है? लैगिंग की लीडिंग। तो कैपेसिटर कराता है आपका लीडिंग और इंडक्टिव सर्किट लैगिंग कराता है। तो यहाँ पास हम कॉपर की रिंग को जोड़ेंगे जिसको हम शंट रिंग देंगे। तो यहाँ पास हम कॉपर की रिंग को जोड़ते हैं और ये कॉपर की रिंग का क्या काम होगा? कॉपर की रिंग का काम होगा कि यह जो हमारी करंट है उस करंट को क्या कराए? लैग कराए। तो यहाँ पास हमने ये शंट रिंग को जोड़ा। जो कॉपर की मोटे वायर की रिंग होती है तो उसको जोड़ने से हमारी जो यहाँ पास धारा है वो धारा क्या करेगी? लैग करेगी। तो लैग करेगी तो उसमें थीटा एंगल मिलेगा। धारा ये हमारी रिफरेंस मान लेते हैं इसको, वोल्टेज, और मान लेते हैं ये हमारी धारा है। तो धारा हमारी कौन सी हो गई? ये धारा हमारी होगी IC, करंट कॉइल की धारा हो गई, और ये वोल्टेज हो गई। तो यह एक दूसरे के 90 डिग्री पर कैसे आया? तो यह आया कि यहाँ पास हमने क्या किया? रिंग जो लगा दिया तो एक दूसरे के 90 डिग्री पर आ गए, एक दूसरे के 90 डिग्री पर आ गए। तो ये लैग करा दिया। जो इंडक्टर होता है वो करंट को लैग कराता है। तो करंट को लैग कराने के लिए हमने यहाँ पास इस रिंग को, इंडक्टर को लगा दिया। अब जो हमारी करंट कॉइल की फ्लक्स होगी, करंट कॉइल की जो फ्लक्स होगी, तो करंट कॉइल की फ्लक्स क्या करेगी? तो इस वोल्टेज से क्या करेगी? 5 डिग्री लैग करेगी। ये तो हमारी जो करंट हो गई, तो करंट क्या हो गई? करंट कॉइल की यह करंट है, ये है करंट कॉइल की करंट। तो हाँ, ये करंट कॉइल की करंट है। अब जो हमने यहाँ पास रिंग को लगाया है, इस रिंग से भी प्रवाहित होगी करंट। तो इसकी जो करंट प्रवाहित होगी तो इस वोल्टेज से 5 डिग्री से क्या करेगी? इस वोल्टेज से 5 डिग्री से लैग करेगी। तो यहाँ पास 5 डिग्री से लैग करेगी। और यह करंट कौन सी करंट होगी? तो करंट इसका हम नाम देंगे, ये इसका हम करंट नाम देंगे। तो कौन सी करंट? इसको हम करंट कॉइल की करंट नाम देंगे। इसको हम करंट कॉइल की करंट नहीं नाम देंगे, इसको हम वोल्टेज जो कॉइल है उसका हम करंट नाम देंगे। तो वोल्टेज कॉइल का जो करंट है, वोल्टेज कॉइल की जो फ्लक्स है तो वह उत्पन्न हो रही है φ1। तो यहाँ पास जो देखिए, इसको हम एक बार शुरू से फिर से रिपीट करते हैं। थोड़ा यहाँ पास डिफ़िकल्ट टाइप का हो जाता है तो इसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसको हम एक बार शुरू बेसिक से रिपीट करते हैं। यहाँ पास हमारी धारा प्रवाहित हुई तो φ1 हमारा उत्पन्न हुआ फ्लक्स, और यहाँ पास करंट कॉइल जो है तो यहाँ से धारा प्रवाहित हुई तो हमारी φ2 फ्लक्स उत्पन्न हुई। अब हमको ये दूसरे यह क्या होते थे? लैग 90 डिग्री से नहीं करते थे।
तो इसको हम 90 डिग्री से लैग कराने के लिए जो हमारी वोल्टेज कॉइल है, तो वोल्टेज कॉइल में हमने एक कॉपर की रिंग लगाया जिसको शंट रिंग बोलेंगे, और इस रिंग में लगाने से हमारी जो वोल्टेज थी, हमारी क्या थी, वोल्टेज थी, तो उस वोल्टेज से जो इसमें करंट प्रवाहित हो रही थी, तो वोल्टेज से जो करंट प्रवाहित होगी तो वो क्या होगी, अब 90 डिग्री से लैग करेगी, 90 डिग्री से लैग करेगी। तो यहाँ पास जो 90 डिग्री से यह लैग कर गई, 90 डिग्री से लैग कर गई। अब इसमें जो करंट कॉइल में धारा प्रवाहित होगी, करंट कॉइल में जो धारा प्रवाहित होगी IC, वो 5 डिग्री से लैग करेगी। IC से हमारा उत्पन्न हुआ φ2, तो इसको हम IC को हम φ2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि IC के द्वारा ही φ2 उत्पन्न हुआ, तो IC को ही हम φ2 लिख सकते हैं। तो यह हो गया हमारा क्या, φ। अब जो बचा हुआ हमारा एंगल है, तो यह एंगल हमारा होगा अल्फ़ा, तो बचा हुआ एंगल हमारा होगा अल्फ़ा। इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो हमारा जो टोटल डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इन दोनों के मध्य में कितना है, 90 डिग्री है, और दोनों का जो अंतर है, तो इसको हम यदि φ और अल्फ़ा को ऐड करते हैं तो ये आता है हमारा 90 डिग्री। ऐड करेंगे तो आएगा क्या हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ हम यदि अल्फ़ा के मान को निकालना चाहें तो जो बचा हुआ कोसाइन वैल्यू है, तो अल्फ़ा, तो इसका मान निकालना चाहें तो इस फाई को हम कर देंगे यहाँ पास ट्रांसफ़र, तो फाई हमारा हो गया यहाँ पास, और इसको हमने यहाँ से मिटा दिया। तो अल्फ़ा का हम इस प्रकार से मान को निकाल लिए। अब इसमें ये जो पूरा है डिफ़िकल्ट टाइप, ये आपको पूछेगा नहीं, पूछेगा जो तो वहाँ पास हम आपको बताते हैं कि इसमें जो शंट करंट होते हो, इसमें जो टार्क उत्पन्न होगा, इसको घूमने के लिए, पॉइंटर को घूमने के लिए जो टार्क उत्पन्न होता है, तो वह कैसे उत्पन्न होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो टार्क उत्पन्न होता है, तो इसको मैं अब हटा के यहाँ से लिखता हूँ कि इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न कैसे होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा वो निर्भर करेगा इन दोनों कॉइल के करंट के ऊपर निर्भर करता है। तो दोनों कॉइल कौन कौन सी है, तो यहाँ पास एक IP कॉइल है और एक IC कॉइल है, और इन दोनों के कॉइल के अलावा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके अल्फ़ा वैल्यू मतलब कोसाइन वैल्यू, तो कोसाइन वैल्यू मतलब साइन अल्फ़ा के ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो एंगल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल, और इन दोनों कॉइल के मध्य का जो अंतर होता है, कोण होता है, उसके कोण के ऊपर यहाँ कोसाइन वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि IP बराबर क्या है, तो IP बराबर होता है V/R होता है। तो यहाँ हम IP के स्थान पर लिख सकते हैं V/R। अब जो IC बराबर क्या होता है, करंट कॉइल बराबर क्या होता है, तो जो करंट कॉइल में यहाँ पास करंट की जो कॉइल है, तो इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ तो वो किसके ऊपर निर्भर किया, वो निर्भर किया करंट के ऊपर। तो जो करंट कॉइल की फ्लक्स है तो वो निर्भर करता है, यहाँ पास लिखें, जो करंट कॉइल की फ्लक्स है वो निर्भर करता है करंट के ऊपर, और जो वोल्टेज कॉइल की, और जो यहाँ पास IP है प्रेशर कॉइल की करंट है, वो निर्भर करता है किसके ऊपर, यहाँ पास V/R के ऊपर। तो यहाँ IP की जगह हम VR लिख दिए और IC की जगह हम लिख देंगे I, तो यहाँ पास I लिख देंगे I, और यहाँ साइन अल्फ़ा लिख देंगे। और यहाँ डिफ्लेक्टिंग टार्क की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क अनुकरणपाती VI यहाँ इंटू गुणा कर देंगे तो VI/R हो जाएगा, और साइन, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन। अल्फ़ा की जगह हम अल्फ़ा का मान लिख देंगे जो अभी हमने निकाला था, तो अल्फ़ा का मान हमने कहाँ पास निकाला, ये है, ये अल्फ़ा का मान 90 - 5, तो अल्फ़ा का मान होगा 90 - 5। तो आपको पता होगा, मैथ्स में बेसिक आप पढ़े होंगे, तो जो साइन 90 होता है, 90 और 270 ये हमेशा मान चेंज कर देते हैं, तो साइन को यहाँ कॉस में चेंज कर देगा। तो साइन को जब कॉस में चेंज कर देगा तो यहाँ पास ये अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा
आई आर बचा और यहाँ कास हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा तो क्या बचेगा, कास बचेगा और यहाँ फाई, तो कास फाई। तो इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टार्क हमारा निकल के आया, डिफ्लेक्टिंग टार्क वो किसके ऊपर निर्भर किया, वी आई बाई आर कास फाई के ऊपर डिफ्लेक्टिंग टार्क निर्भर करता है। मतलब वोल्टेज करंट और इसके प्रतिरोध बराबर कास फाई के ऊपर इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क हमारा डिपेंड करता है। सॉरी, इस आर को नहीं लेते, हम आर को नहीं लेंगे, आर की गणना यहाँ नहीं करते हैं। तो वी आई पावर को मापता है, तो इसका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वी आई कास फाई, तो वी आई कास फाई पावर का फार्मूला भी होता है, वी आई कास फाई के ऊपर यह इसकी डिफ्लेक्टिंग टार्क निर्भर करती है, डिपेंड करती है। आर को यहाँ नहीं लेते, आर को हमने लिख दिया परंतु लेते नहीं हैं। अब इसमें हमने डिफ्लेक्टिंग टार्क देख लिया। अब इसकी कंट्रोलिंग टार्क की बात करें तो कंट्रोलिंग टार्क सी अनुपात होगा फाई थीटा डिग्री, जो इसके बीच में यहाँ पास घूमेगा तो इसका जो कंट्रोलिंग टार्क होगा थीटा, तो थीटा के अनुपाती होता है। जब कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क दोनों बराबर होते हैं तब सुई क्या होती है, रुक जाती है। तो यहाँ जो थीटा होगा तो थीटा किसके अनुपाती होगा, तो वी आई कास फाई के अनुपाती होगा, या इसको हम सीधे बोल सकते हैं वी आई के अनुक्रमणपाती होता है। तो यहाँ जो थीटा होता है तो वी आई कास फाई के अनुक्रमणपाती होता है। यहाँ पास थीटा, इसका थीटा कहे तो जो कोण एंगल होता है। तो इसमें अब आपको याद रखना क्या है, क्या क्या चीज़ें रखनी है याद, वो आपको हम बताएंगे। पहले इसके हम लाभ को बता दें और इसके हानि को बता दें, तो इसके फिर हम बात करते हैं कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। ये आपको समझना था, बाकी यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो निकल के आएगा उसको हम बताएंगे। तो इसकी हम जो लाभ की बात करते हैं तो लाभ इसमें क्या है, इसका जो इसको हम कहीं मिटाएं तब तो लाभ हम बना पाएंगे। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो पीडीएफ में आपको पूरा मिल जाएगा, टेलीग्राम में एलपी टेक्निकल टेलीग्राम में पूरा मिल जाएगा, या तो फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ नोट कर रहे होंगे। तो चलिए इसके लाभ को हम देखते हैं, इसको इरेज करके। तो इसमें जो एडवांटेज होता है, तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसके जब हम एक साइकिल को देखते हैं तो कितना होता है, 360 होता है। अब इसमें जो इसका स्केल होगा तो ये हमारा, इसको डिवाइड कर दें तो 180 हो जाता है, 180। यदि 180 को हम बढ़ाना चाहें, कितना रखना चाहें, 300 रखना चाहें, तो 300 रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो रेडियस है इस रेडियस को हम लाएंगे समथिंग कुछ यहाँ पास। तो इसका जो स्केल होता है तो यहाँ से यहाँ तक इतना पूरा घूम के आता है, अर्थात 300 डिग्री का इसका होता है स्केल। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि 300 डिग्री का जब इसका स्केल होगा तो हम ज़्यादा पावर को मेजर कर सकते हैं। तो पहला इसका एडवांटेज ये है, लाभ ये है कि इसमें से हम 300 डिग्री तक इसका क्या होता है, पैमाना होता है। दूसरी चीज़ ये है इसमें कि इसमें हिस्टैरिसीस नहीं होता है। इसमें हिस्टैरिसीस और आपकी एडी करंट जो त्रुटि होती है, एरर होती हैं, वह इसमें नहीं होता है। तो हिस्टैरिसीस और एडी करंट इसमें त्रुटि नहीं होगी। हिस्टैरिसीस और एडी करंट त्रुटि जो एरर होता है वह नहीं होता है। और इसमें आवृत्ति एरर भी नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी त्रुटि भी नहीं होती है। और दूसरी चीज़ इसमें जो हमने डैम्पिंग का यूज किया है, वो कौन सी डैम्पिंग यूज किए हैं यहाँ पास, तो एडी करंट डैम्पिंग के यूज किए हैं। जो एडी करंट डैम्पिंग होती है वो सबसे एफिशिएंट, सबसे दक्ष डैम्पिंग मानी जाती है। तो एडी करंट हमने यहाँ पास डैम्पिंग का यूज किया है। तो इसका यह हो गया एडवांटेज। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं, हानि को भी देख लेते हैं कि इससे क्या हमारे लाभ नहीं होते।
घाटे होते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा इसका हानि है, तो इसमें हम देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किए हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब जब तक उसमें हम सप्लाई देंगे तभी तक उसमें मैग्नेट बनेगा। तो सप्लाई देंगे तो वह पावर की खपत करेगा, तो पावर की खपत करेगा तो पावर तो उस सर्किट से ही लेगा। तो उसके लिए इसने क्या किया, पावर की खपत किया। तो यह पावर की खपत करता है, इसको हम यूँ बोल सकते हैं। तो इसका जो हानि होगा तो क्या होगा कि यह पावर की शक्ति की खपत करता है। और जो दूसरा इसमें होगा तो यह है इंडक्शन टाइप। तो इंडक्शन होता है एसी में, तो यह इक्विपमेंट पूरा हमारा एसी से चलने वाला है। इसमें डीसी का हम यूज़ नहीं कर सकते, डीसी के लिए इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। तो इसका यह हो गया हानि कि यह डीसी के लिए उपयुक्त नहीं है, डीसी सप्लाई के लिए कैपेबल उपयुक्त नहीं है। तो इसमें यह हो गया डिसएडवांटेज। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा इंडक्शन टाइप वाट मीटर। अब दूसरे प्रकार का जो यहाँ पास वाट मीटर होगा तो वो होगा आपका डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर। तो उसको भी हम समझ लेते हैं कि डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर कैसे वर्क करता है। ओके, तो जो हमारा सेकेंड प्रकार का होगा वाट मीटर, तो इसमें हम देखेंगे कि डायनमो मीटर टाइप वाट मीटर। वाट मीटर तो सॉरी, डायनमोमीटर टाइप जो हम वाट मीटर बताए थे, तो इसमें हम सबसे पहले क्या किए थे, तो ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि यह एसी और डीसी दोनों सप्लाई में यह वर्क करेगा। इसमें हम जो करंट कॉइल लेते हैं, तो इसमें जो कॉइल लिए थे हम, तो कोई लौह कोर कॉइल नहीं लिए थे। कैसे लिए थे, तो इसमें हम एयर कोर कॉइल का यूज किए थे। तो एयर कोर कॉइल का हम यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एयर में हम वायु में हवा में इसकी कोर को हम रखे थे। और दूसरा चीज़, इसी के सेम मोटाई के, सेम टर्न के, मतलब जितने साइज का, जितने टर्न का पूरा है उतने ही टर्न और मोटाई के हम दूसरी कॉइल को हम इसके समांतर क्रम में रखते हैं। जो फिजिकली रूप से होता है वो कैसा होता है, एक दूसरे के पैरेलल में होता है, परंतु इसमें जो सप्लाई हम देंगे, कनेक्शन करेंगे, कहें तो इलेक्ट्रिकली रूप से इसका जो कनेक्शन होता है वो कैसे होता है, सीरीज में होता है। तो आपको ये पूरी कॉइल दिख रही होगी जो, तो एक दूसरे के श्रेणी क्रम में सीरीज में दिख रही होगी, परंतु ये जो इसका स्ट्रक्चर है एक दूसरे के समांतर क्रम में दिख रहा है। तो ये हमारी कॉइल हो गई। अब इसमें हम जो मूविंग सिस्टम होगा अर्थात घूमने वाला, तो इन दोनों कॉइल के मध्य में हम मूविंग सिस्टम को रखते हैं। तो जो घूमने वाला होता है तो इन दोनों कॉइल के हम मध्य में रखेंगे। तो ये होगी हमारी तीसरी कॉइल होगी, ये तीसरी हमारी कॉइल होगी। तो डायनमोमीटर जब हम बताए थे तो कुछ इसी प्रकार से बना के आपको दिखाया था। तो यहाँ हमारी तीसरी कॉइल हो गई, और ये इसका सहारा देने के लिए ज्वेल वगैरह जो यहाँ पास लगा होता है तो इसके नीचे लगा होगा। अब यहाँ पास हम क्या बनाते हैं, ये ऊपर का इसका ज्वेल हो गया, और ये इसका पॉइंटर हो गया, और इस पॉइंटर के ऊपर हमारा पैमाना हो गया। तो यहाँ हम पैमाना को देखेंगे। अच्छा, जो इंडक्शन टाइप हमारा वाटमीटर है तो उसमें हम पैमाना यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म, ये हम बात नहीं किए थे। तो उसमें जो हमारा निकल के आया था डिफ्लेक्टिंग टार्क के ऊपर डिपेंड करता है। डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होती है तो वहाँ पास क्या था हमारा वी आई कास फाई था। थीटा जो था तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, वी आई कास फाई के ऊपर। तो इसमें कोई स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो उसका जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट था, वाटमीटर था, तो उसका जो हम पैमाना देखेंगे तो वो कैसा होगा, हमारा पैमाना वो होगा
यूनिफॉर्म होगा। चूँकि स्क्वायर वगैरह में होता तो फिर नॉन यूनिफॉर्म हो जाता। तो यहाँ पास कोई स्क्वायर में नहीं है तो वो कैसा होगा, हमारा यूनिफॉर्म होगा। तो उसका पैमाना कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ हमने क्या किया, तीसरी कॉइल को रख दिया। अब इस तीसरी कॉइल को हम थोड़ा पॉइंटर हम इसको यहाँ से ऐसे बनाएं। अब इसमें हमने सप्लाई हमको देना है, तो सप्लाई देने के लिए क्या करेंगे, इसको हम सप्लाई देने के लिए यहाँ पास कंट्रोल स्प्रिंग को लगाएंगे। तो ये जो कंट्रोल स्प्रिंग है तो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी विथ सप्लाई देने के भी काम में आएगी। तो यहाँ हम सप्लाई देने के लिए इस कंट्रोल स्प्रिंग से हमने क्या किया, यहाँ तार निकाल लिया और ये जो हमारा सप्लाई सिस्टम है तो यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से हम इसको सप्लाई दे दिए। ये पूरा मूविंग करने वाली जो पूरा सिस्टम है तो वो प्रेशर कॉइल होती है, प्रेशर दाब कुंडली होती है। तो यहाँ से इसको हमने सप्लाई इस कॉइल में दे दिया, पूरा कॉइल है और इस कॉइल से हमने यहाँ से निकाल लिया। और इस निकालने के बाद इसको हमने क्या किया, कुछ इस प्रकार से दूसरे सिरे में लाने से पहले इसके हम यहाँ पास एक प्रतिरोध को जोड़ दिया और ये हो गई हमारी दूसरी कॉइल। तो आप सोचेंगे यहाँ करंट कॉइल क्यों नहीं बनाए, करंट कॉइल अरे भाई ये है पूरा लाल से जो दिख रही है आपकी करंट कॉइल है। और यहाँ पास हमने ये लोड को लगा दिया। तो ये होता है हमारा लोड। ये करंट कॉइल है जो एयर कोर कॉइल होती है और स्थिर कॉइल होती है। एयर कोर कॉइल और होती कैसी है, स्थिर होती है, कोई मूव घूमती नहीं है। ये होती है हमारी एयर कोर कॉइल है, एयर कोर कॉइल, परंतु कैसी है, गतिशील, मतलब मूवेबल है, इसको मूवेबल लिखेंगे। तो यह गतिशील कॉइल है, मतलब घूमने वाली है। यहाँ से हम देते हैं यूँ सप्लाई एसी दें या फिर डीसी दें, कोई भी सप्लाई देंगे। तो इसमें इतनी सारी चीज़ हो गई। बस अब इसको हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे करता है। ये जो डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर होता है ये वर्क कैसे करेगा। तो इसको वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सप्लाई को देंगे। तो सप्लाई हमारी जब देंगे तो यहाँ पास वोल्टेज देंगे, तो सप्लाई देंगे तो धारा प्रवाहित होगी। धारा जो होगी हमारे यहाँ दो धारा एक होगी और फिर दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी वो IP होगी और यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी वो IC होगी। IC मतलब करंट कॉइल में प्रवाहित धारा और IP मतलब प्रेशर कॉइल में प्रवाहित धारा। तो एक दूसरे के समांतर में जुड़ी है, ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है प्रेशर कॉइल, और ये एक दूसरे के श्रेणी में जुड़ी है, ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है। लेकिन यह इलेक्ट्रिकली रूप से कैसा है, एक दूसरे के श्रेणी में है, परंतु यहाँ पास फिजिकली रूप से एक दूसरे के समांतर में रखे हैं। इन्हीं के बीच में हम इस मूविंग सिस्टम को रख दिए हैं। यहाँ पास कंट्रोल स्प्रिंग हमने किस लिए यूज किया है, कंट्रोल स्प्रिंग। तो कंट्रोल स्प्रिंग से हमने यहाँ पास इसको कंट्रोल किया है और दूसरी चीज़ सप्लाई दिया। तो जब धारा प्रवाहित होगी तो हमारी IP, जो पहले प्रेशर कॉइल को धारा देखते हैं, IP जब धारा प्रवाहित होगी तो प्रेशर कॉइल से आने से पहले स्प्रिंग में आएगी और स्प्रिंग से आते हुए प्रेशर कॉइल में आएगी, फिर हमारे स्प्रिंग में आते हुए एक प्रतिरोध से मिलेगी और प्रतिरोध से आते हुए फिर हमारी धारा वापस आएगी। तो ये हुआ हमारा प्रतिरोध हुआ। इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उस धारा को मान को ज़्यादा होता है कम होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पास प्रतिरोध को लगाए हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब यहाँ धारा प्रवाहित होगी तो वही धारा यहाँ भी आएगी जो एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है, तो चुंबक बन जाएगा। तो चुंबक बनेगा तो चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर जाएगी और यहाँ पास फिर होगा क्या, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो M होगा, यानी म्यूचुअल इंडक्शन का भी यहाँ थोड़ा रोल होता है। तो इसमें क्या होगी, जब धारा प्रवाहित होगी तो यह एक टार्क उत्पन्न करेगी, विक्षेप उत्पन्न करेगी। तो इसमें जो टार्क उत्पन्न करती है तो वो आप देखें कि कैसे, तो इसमें जो टार्क उत्पन्न करती है तो एक प्रेशर कॉइल और एक करंट कॉइल हो गई। तो इसकी जो टार्क होगी तो वो कैसी होगी, टार्क IP IC और इसके जो कास फाई है, कास फाई कुज्या वैल्यू कास फाई, और इसमें जो
म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन जो यहाँ पास फ्लक्स के परिवर्तन की दर, अन्योन्य प्रेरणा के साथ फ्लक्स की परिवर्तन की दर को हमने इससे पहले लिखा था dm/d∅। dm/d∅ क्या है? फ्लक्स के परिवर्तन अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के साथ फ्लक्स के परिवर्तन की दर को यहाँ पास ये दर्शाता है। तो इसमें IP क्या है, IC क्या है? प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल। तो इसमें जब हम लिखेंगे कि IP और I का मान जब हम लिखे थे उधर साइड तो सीधे क्या लिखे थे? V। R को नहीं लिए थे। और IC किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? करंट के ऊपर। और यहाँ पास cos phi और dm/d∅। तो इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है तो इसके ऊपर डिपेंड करता है VI cos phi बाई dm/d∅। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क इसके ऊपर डिपेंड करेगा और इसमें जो कंट्रोलिंग टार्क होता है वो डिपेंड करेगा किसके? थीटा के ऊपर। तो इसको हम कंट्रोलिंग टार्क जब डिफ्लेक्टिंग टार्क के क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो क्या होगी? सुई रुक जाएगी और हमको अंतिम पाठ्यांक देगी। तब यहाँ थीटा का जो मान होगा वो VI cos phi के ऊपर डिपेंड करेगा। तो dm/d∅। तो ये हो गया हमारा थीटा का मान। तो इसमें अब आपको क्या ध्यान देना है? उस वाले में जैसे आप लाभ को और हानि को ध्यान दिए थे, इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है वो चीज़ ध्यान दिए थे। इसमें भी कुछ मेन टॉपिक है, मेन लाइन है जो उस लाइन को आपको यहाँ याद रखना है। तो इसमें जो हम कॉइल का यूज किए हैं, इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हो रहा है तो उस डिफ्लेक्टिंग टार्क के उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है, तो इसमें हम जो कॉइल का यूज करते हैं ये कॉइल जो होती है तो शुद्ध प्रतिरोध की कॉइल होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि इसमें जो कॉइल होती है, चाहे हम इसकी कॉइल लें और चाहे ये प्रेशर कॉइल को लेंगे। यहाँ पास जो प्रेशर कॉइल होती है वो शुद्ध प्रतिरोध की कॉइल होती है। प्रेशर कॉइल क्या होती है? शुद्ध प्रतिरोध वाली कॉइल होती है। यदि शुद्ध प्रतिरोध वाली कॉइल नहीं होगी तो यह क्या करेगी? यह जो रीडिंग देती है उस रीडिंग में त्रुटि आ जाएगी। तो त्रुटि ना आए इसलिए इसमें हम क्या करते हैं? शुद्ध प्रतिरोध का जो कॉइल है तो यूज करते हैं। तो इसमें शुद्ध प्रतिरोध का कॉइल हमने यूज किया जिससे हमारा क्या मिला? कोण एंगल मिला, अर्थात डिफ्लेक्शन मिला, विक्षेपण मिला। उसमें क्या था? उसमें डिफ्लेक्शन कराने के लिए हमने शंट रिंग लेग में लगाया था उसके। तो उसके लिए हमने शंट रिंग लगाया था तो वो क्या करता था? 90 डिग्री होता था। तो इसमें जो होता है तो डिफ्लेक्शन विक्षेपण के लिए शुद्ध प्रतिरोध का हम लगाते हैं, मतलब धारा और करंट दोनों एक ही रेखा में चले तो वो शुद्ध प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पास शुद्ध प्रतिरोध और वहाँ पास 90 डिग्री हमारा एंगल बनाते हुए चलेगी। तो इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंट है उसको आपको याद रखना है। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। इसमें इम्पोर्टेंट जो है तो वो होती है त्रुटियाँ। तो त्रुटि जो होती है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। त्रुटियाँ जो होती है इसमें 3-4 प्रकार से त्रुटि होती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो त्रुटि इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें एयर कोर कॉइल का यूज़ करते हैं। शुद्ध प्रतिरोध का ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें कंट्रोल स्प्रिंग से सप्लाई देते हैं, कंट्रोल स्प्रिंग। ये छोटी छोटी जो चीज़ बार बार हम कई इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किए हैं वो एक दूसरे से मैचिंग करती है और मिस्टेक करती है, वही इम्पोर्टेंट है इसमें इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में। तो उन्हीं चीज़ को याद रखना है कि किस में क्या यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, किसके ऊपर ये सब डिपेंड कर रहा है। तो जो त्रुटि है उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आप बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, महिलाओं का सम्मान करें
और अपने पढ़ाई पर फोकस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एनर्जी नेक्स्ट ऊर्जा के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके।